थी इस वक्त की हेडलाइंस और शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। लगातार न्यूज़ 18 उर्दू आपको बता रहा है कि किस तरह से अयोध्या फैसले पर नजरसानी की जो अर्जी है वो दाखिल की जाएगी। जमीयतुल उलमा हिंद दाखिल करेगी नजरसानी की अर्जी। कुछ ही देर में कोर्ट जाने की भी तैयारियों में है और नजरसानी की अर्जी दाखिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया जाएगा। मौलाना अरशद मदनी शाम 5 बजे इस सिलसिले में मीडिया से खिताब करेंगे। तो अयोध्या फैसले पर आज ही नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाएगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो अहम लोग थे वो नजरसानी की अर्जी दाखिल करने के लिए गौर व खौज करने के बाद तैयार नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये हक जमहूरियत ने, आइन ने उनको दिया है। बाकायदा इसके लिए कमेटी बनी थी, कमेटी में ज़ेर गौर तमाम अहम मामलों के बाद अयोध्या फैसले पर नजरसानी की अर्जी आज दाखिल की जाएगी। चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे तफसीलात चाहेंगे। काफ़ी अहम मामला रहा है और बिलाखिर आज ये अहम फैसला हो गया है कि नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाएगी। ठीक है, अयोध्या फैसले पर आज ही नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाएगी। जमीयतुल उलमा हिंद आज ये अर्जी नजरसानी की दाखिल करेगी और इस सिलसिले में शाम 5 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की जाने वाली है। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे दिल्ली में हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने और उनके वकीलों ने शुरू में ही ये सवाल उठाया था कि अदालत का जो फैसला आया है उससे वो पूरी तौर से खुश नहीं है। खासतौर से दो नुक्ते ऐसे थे जिन पर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा सवाल था। एक नुक्ता ये था कि जिस तरह से जमीन के मामले को लेकर के अदालत ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद को जिस तरह से तोड़ा गया वो एक क्रिमिनल एक्ट था और फिर उन्हीं लोगों को जमीन दे दी गई। तो ये एक बड़ा सवाल था, एक इस तरह का सवाल था। इसके अलावा एक सवाल ये भी उन्होंने उठाया था कि 1949 में जब मूर्तियां रखी गई तो वो भी गैर कानूनी तरीका था। तो उस पर भी मौलाना अरशद मदनी का सवाल था कि अगर ये दोनों एक्ट हुए हैं और ये गलत तरीके से हुए हैं तो जमीन कैसे दी जा सकती है। तो इस मामले में खासतौर से जिस तरह से दफा 142 का इस्तेमाल हुआ था तो उसको लेकर के भी वकीलों की तरफ से सवाल थे और ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में गया। हालांकि उससे पहले हमारे सोर्सेज ने पहले ही कहा था जमीयत ये फैसला कर चुकी है कि वो रिव्यू पिटीशन में जाएगी, लेकिन आज रिव्यू पिटीशन 2 बजे के करीब फाइल होने वाली है। इस तरह की बात हमारे जराये की तरफ से सामने आई है और 5 बजे मौलाना अरशद मदनी खुद इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि इससे पहले भी जब उन्होंने ये फैसला किया था तब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन में जरूर जा रहे हैं, लेकिन रिव्यू पिटीशन के बाद जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है हम उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ रिव्यू पिटीशन तक ही जाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस मामले में पूरे तौर से जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ ली जाए, पूरी तौर से इसमें जो कोशिश की जानी चाहिए वो की जाए। और सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में रिव्यू पिटीशन को लेकर के अपने मामलों को पलट चुका है। हमें बहुत ज्यादा भले ही उम्मीद ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीद बहरहाल हमें बाकी है और इस मामले को लेकर के इसलिए हम अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। तो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और 2 बजे के करीब सीधे तौर पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी खुर्रम शहजाद जो कि तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। और श्री रविशंकर का कहना है कि अयोध्या फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल करने का मुस्लिम फरीकों को हक है, ताहम उन्होंने मुस्लिम इदारों से नजरसानी की अर्जी दाखिल करने के फैसले पर गौर करने की गुजारिश की है। श्री रविशंकर का कहना है कि मामला हल हो चुका है, फरीकीन को आगे बढ़ना चाहिए। क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। So it is high time that we have to re-educate, reorient our people in human values. Our nation has always stood for non-violence and compassion. But when नाज़रीन, अरशद मदनी ने इस पर क्या कुछ अपना रद्द-ए-अमल दिया है, आइए देखते हैं।
వాయిదా పోస్ట్‌పోన్‌మెంట్ అయింది. లేదంటే ఈరోజే అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియకు సంబంధించి एक और अहम खबर, कसरत इज़्दिवाज निकाह हलाला के खिलाफ मुफाद आमा की अर्जियों पर फौरी समाअत से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सरमाई छुट्टियों के बाद जनवरी के महीने से इस मामले में बाज़ाब्ता समाअत शुरू हो सकती है। अदालत ने तमाम अर्जियां आईनी बेंच को सौंप दी हैं। देखिए, ये बहुविवाह और हलाला का मामला इनफैक्ट 3 तलाक वाले केस में भी था। हमारी 3 तलाक की जो PIL थी उसमें भी हमने बहुविवाह और हलाला को भी बैन करने की मांग किया था, लेकिन उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 तलाक का इशू डिसाइड किया, बहुविवाह और हलाला का विषय छोड़ दिया। इसलिए हमने दोबारा फिर से एक PIL फाइल किया था, और जो कि अब 5 जजों के सामने रेफर हो चुका है। इस पर सुनवाई 5 जजों को करना है। उसमें हमारी मुख्य रूप से पहली मांग तो ये है कि ये बहुविवाह को बैन किया जाए, क्योंकि कोई महिला 2 पति नहीं रख सकती, तो कैसे एक व्यक्ति एक पुरुष 2 पत्नी रख सकता है? ये टोटली जेंडर जस्टिस के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। हैदराबाद इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला लोकसभा के ऐवानों में भी गूंजा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि ऐसे वाक़यात बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस्मत दरी के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए तैयार है, अगर सब उनके साथ हो। अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो एक घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा, यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है। और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। और राज्यसभा में भी ये मामला गूंजा। वहां कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी इस वाक़े की सख्त मजम्मत की, और खासतौर पर जया बच्चन ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। किसी एक रीजन का या पार्टी का दोष नहीं, बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा, और हर लेवल पे खड़ा होना होगा, और हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की जरूरत है। और एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत गरमाने वाली है, क्योंकि एक बयान सामने आया है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस 80 घंटे के लिए महाराष्ट्र के वज़ीर आला क्यों बने थे, इसकी वजह खुद बीजेपी के रुकने पार्लियामान अनंत कुमार हेगड़े ने बता दी है। अनंत कुमार हेगड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी ने 40,000 करोड़ का फंड बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को वज़ीर आला बनाकर ये ड्रामा पेश किया था। अनंत कुमार हेगड़े ने सवाल उठाया कि क्या हमें मालूम नहीं था कि फडणवीस को अक्सरियत हासिल नहीं है। अनंत कुमार ने कहा कि फडणवीस के पास मरकज की 40,000 करोड़ की रकम थी। अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनती तो वो 40,000 करोड़ का इस्तेमाल करती। इस रकम को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सके, इसी के लिए ये तमाम तर ड्रामा किया गया। और इस मामले पर देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया। उन्होंने सिरे से इस पूरे मामले को खारिज कर दिया। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो इस मामले से जुड़ी तमाम चीजों के लिए जांच के लिए भी तैयार हैं। क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। या जो भी कुछ अमाउंट कहा गया हो, ये केंद्र सरकार को वापस किया, पूरे तरीके से गलत है। मैं इसको सिरे से नकारता हूं। ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। मूल रूप से जो बुलेट ट्रेन है वो एक केंद्र सरकार की कंपनी के तहत तैयार हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का काम ये केवल लैंड एक्विजिशन का है।
और इसलिए महाराष्ट्र सरकार को पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे कोई और चीज हो, न केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से कोई पैसा मांगा, न महाराष्ट्र ने कोई पैसा दिया, और इसलिए बिल्कुल गलत इस प्रकार का यह बयान है, या बिल्कुल गलत इस प्रकार की खबर है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार का बुलेट ट्रेन में रोल केवल लैंड एक्विजिशन का है, इसके सिवा कोई रोल नहीं है। और बुलेट ट्रेन नहीं तो किसी भी मियाद से एक नया पैसा भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को वापस नहीं किया है। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था या जिस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री था, ऐसे किसी भी समय कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मैंने लिया नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। इसको सिरे से मैं नकारता हूं, और जिसको केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की अकाउंटिंग सिस्टम समझती है उनको ये पता है इस प्रकार से पैसा दिया या लिया नहीं जाता। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो सरकार है या सरकार का जो वित्त विभाग है, वो वित्त विभाग भी इसकी जांच करके इसके बारे में सच क्या है ये जनता के सामने लाए। और शिवसेना रुकने पार्लियामान अरविंद सावंत ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, वो भी देखते हैं। जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं, तो जो कदम अगर उठाए होंगे सही में, तो मुख्यमंत्री जी आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को मेरी विनती रहेगी, इसकी जांच करें पहले। और दूसरी बात, कल तक जो मुख्यमंत्री थे, आज विपक्ष के नेता है, अगर ये करते हैं तो वो खुद और उनकी पार्टी महाराष्ट्र के साथ गद्दारी कर रही है। जो आम जनता है उनके पीठ में खंजर को बस खंजर मार रही है। और अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी की अहम मीटिंग की, जो कि आज दोपहर 3 बजे होने वाली है। इस मीटिंग में बीजेपी लीडर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जरिए गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे को देशभक्त, और साथ ही साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए प्रज्ञा ठाकुर को दहशतगर्द बताने के मामले पर गौर खौस किया जाने वाला है। कि आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर ने कहा है कि दफा 370 की मंसूखी के बाद पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में जारहाना कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में आईजी ने कहा कि कई मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड्स पर हैं, दरअंदाजी की ताक में हैं, ताहम फोर्सेज इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से चौकस है। कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, और पाकिस्तान हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता है वहाँ से मिलिटेंट्स को इधर भेजने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए। और जब भी वो उधर से उनका जब इन्फिल्ट्रेशन कराने का उनका रहता है, लॉन्चिंग पैड से जब मिलिटेंट्स आते हैं, तो वो हमेशा सीज फायर वायलेशन करते हैं, फायरिंग करते हैं, ताकि वो मिलिटेंट्स को इधर भेज सके। तो कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं लॉन्चिंग पैड्स पे जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन हर जो लॉन्चिंग पैड है उसके ऊपर मिलिटेंट्स के ग्रुप हमेशा रहते हैं, और वो ग्रुप्स जो है हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि वो कश्मीर की तरफ में जो है इधर आके और अपनी मिलिटेंट गतिविधियों को अंजाम दे। तो उनकी कोशिश हमेशा होती है इन्फिल्ट्रेट कराने की, और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई उनको सपोर्ट करती है, उनके सपोर्ट से वो लोग इधर आते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल इक्वल और बिफिटिंग रेस्पॉन्स दिया जाता है। जो जिस तरह के हथियार वो यूज़ करते हैं, हम उससे बेहतर हथियार और बेहतर तकनीकी से उनको जवाब देते हैं। ये सब की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाई है अपने सीज फायर वायलेशंस में, और ज़्यादातर बॉर्डर्स पे फायरिंग हुई है। सीज फायर वायलेशन तो कई सालों से है, ये एक लगातार पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट्स है। हाँ, ये जरूर है कि 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद उन्होंने इसमें बढ़ाया है, सीज फायर वायलेशन बढ़े हैं, लेकिन केवल 370 के एब्रोगेशन से ही सीज फायर का अगर हम लिंक करें तो वो ठीक नहीं।
और आज तमामतर हिंदुस्तानी ख़वातीन के लिए बेहद खुशी का दिन रहा। जी हाँ, एक हिंदुस्तानी खातून ने आज नई बुलंदियां सर की। मुल्की बहरिया ने पहली खातून पायलट को आज अपने ऑपरेशंस में शामिल किया। लेफ्टिनेंट शिवानगी का ताल्लुक़ बिहार के मुजफ्फरपुर से है। शिवानगी ने बहरिया के पायलट के तौर पर बाज़ाब्ता आज से अपना काम शुरू कर दिया है। नेवी डे से 2 दिन कबल खातून पायलट शामिल हो रही हैं। शिवानगी डोनियर सर्विलांस तैयारा उड़ाएंगी। कोची की नवल बेस पर शिवानगी ने आज अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन की है। नाज़रीन, एक आम ख्याल यही है कि आलिम दीन असरी उलूम से ज़रा दूर दूर ही रहते हैं। उनकी पूरी तवज्जो इस्लामी उलूम के फ़रोग़ तक महदूद रहती है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, सही नहीं है। पटना का अगर जिक्र करें तो पटना में एक आलिम दीन का तबका असरी उलूम में नौजवानों को बाकायदा रिसर्च करने के लिए तैयार कर रहा है। कितना खूबसूरत हो सकता है ये संगम, ये हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। पटना के फुलवारी शरीफ में अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। फाउंडेशन के चेयरमैन मारूफ आलिम दीन हैं। प्रोग्राम के जरिए अवाम को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि असरी उलूम से दूरी समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। फाउंडेशन ने जहां इस्लामी उलूम पर तहकीक के काम को फ़रोग़ देने का ऐलान किया, वहीं उलमा और मसाजिद के इमाम की तरबियत के साथ ही समाजी और साइंसी उलूम पर रिसर्च का बीड़ा भी उठाया। फाउंडेशन के मुताबिक सालाना इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा है। यहाँ रिसर्च और तहकीक का काम हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में इसको तेज़ किया जाए। न सिर्फ तहकीक उलूम इस्लामिया में हो, बल्कि तारीख़ में, साइंस में, जोग्राफिया में, और हमारा ये मिल्लत के नई नस्ल और मुल्क के अफराद जो हैं इसमें आगे बढ़ें। माहिरीन तालीम ने अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के मंसूबे की सताइश की है। अनीसुर रहमान कासमी साहब को हम इसके लिए बहुत मुबारकबाद देते हैं, चूँकि यहाँ अनीसुर रहमान कासमी साहब की शख्सियत एक ये रही है कि वो कम से कम जो तमाम जो तबका है, जिन सूबों का भी जिक्र किया गया, उन सूबों के तमाम तर अफराद इन पर यकीन करते हैं, और हमको लगता है कि ये कामयाब तरीन काविश है। दरअसल रिसर्च के काम में मुसलमानों की तादाद नहीं के बराबर है। इस्लामी उलूम पर हो रहे रिसर्च के काम में वो दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी ज़बरदस्त सलाहियत के बावजूद इल्म जदीद के शोबे में उनकी मौजूदगी अहले इल्म को मायूस करती है। ऐसे में फाउंडेशन की इस पहल से कुछ बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। एक और अहम खबर, मक्का मुकर्रमा में हिंद सऊदी अरब के बीच हज 2020 मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और सऊदी अरब के वजीर हज और उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने इस अहम मुआहदे पर ये दस्तखत किए हैं। मुआहदे के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जहाँ हज 2020 100% डिजिटल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तें, ई वीज़ा, हज पोर्टल, हज मोबाइल ऐप, ई मसीहा, सेहत की सहूलत, मक्का मदीना में क़याम की मालूमात, हिंदुस्तान में ई सामान की प्री टैगिंग का भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।